बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था इमोबिलाइज्ड एंजाइम। तो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसमें फिर हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। यानी कि एंजाइम्स जनरली एक प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो नॉर्मली हम कहते हैं कि डिफॉर्मिटी हो जाती है जब कोई भी जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसमें ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में अगर डिफॉर्मिटी हो जाए तो कुछ प्रोटीन्स नहीं बनती फ्रॉम डीएनए। अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो डीएनए डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शंस नहीं प्रॉपरली ट्रांसक्राइब नहीं करता, तो उससे फिर ट्रांसलेशनल प्रोसेस की वजह से प्रोटीन्स सही तरह नहीं बनती, तो इस वजह से डेफिशिएंसीज हो जाती हैं ह्यूमंस में। तो उन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमने फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स खुद से डेवलप कर लिए हैं, जो एंजाइम फिर हम इन विट्रो यूज करके पहले से ही वो प्रोसेस रन करके वो वाली डाइट दे देते हैं। यानी उस तरह की प्रिपरेशन उसको पेशेंट को देंगे जिसमें पहले से ही वो जो प्रॉब्लमेटिक है, जो उसमें जाके मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, वो प्रोडक्ट पहले से ही उस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई है जो कि बॉडी में ने करनी थी, लेकिन बॉडी में वो प्रिकर्सर यानी कि एंजाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इस पर्पस के लिए हमने कहा कि हमने एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज किए हुए हैं। दूसरा, उनको हमने इमोबिलाइज किया हुआ है, यानी कि वो पहले तो मूविंग होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। जब हम उनको प्रिपरेशन में डालते हैं तो वो प्रिपरेशन में से सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है कि बॉडी उनको वापस एक्सट्रैक्ट आउट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे जब हम विट्रो करेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको सोल्यूशन से निकाल सकेंगे। तो इसलिए हमने उनको एक स्पोर्ट के साथ या किसी एक चीज के अंदर इंट्रैप कर दिया है, या उसको किसी स्पोर्ट के साथ अटैच कर दिया कि ताकि वो वहां से मूव ही ना करें। सबस्ट्रेट उसके अंदर आए, उसके ऊपर से गुजरे, सबस्ट्रेट गुजर के वो सबस्ट्रेट मेटाबोलाइज होने के बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट्स वहां से आगे मूव कर जाए और एंजाइम वहीं का वहीं रहे, और इस तरह हम एंजाइम को वहां से सेपरेट भी कर सकें। तो ऐसा प्रोसेस इमोबिलाइजेशन कहलाता है या स्टेशनरी कहलाता है। तो हम एंजाइम्स को इमोबिलाइज कर देते हैं। ये जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है ये फिर तीन तरीके से की जा सकती है। उनमें से एक जो है उसको हम कैरियर बाइंडिंग कहते हैं, दूसरे को हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं, और तीसरे को हम इंट्रैपिंग एंजाइम कहते हैं। प्रीवियसली हमने दो मेथड पढ़े हैं, जिनमें एक कैरियर बाइंडिंग था। कैरियर बाइंडिंग से मुराद था कि हमने एक पॉलीमेरिक स्पोर्ट के साथ एंजाइम्स को अटैच कर दिया है, और वो किसी भी एक एडजॉर्प्शन के मेथड से या आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच कर दिए हैं। तो हमें एक्टिव साइट का अंदाजा होना चाहिए, एक्टिव साइट का कंसिडरेबल नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम एक्टिव साइट को बाइंड ना कर दें विद स्पोर्ट। तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए हमने उसकी इनएक्टिव साइट को विद स्पोर्ट बाइंड कर दिया। इसको हम कैरियर बाइंडिंग कहते हैं। फिर दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग हमने कहा एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की बेस के ऊपर हमने ये कहा कि एक क्रॉस लिंकर मालिक्यूल या जो ऐसे मालिक्यूल जो दो मालिक्यूल को आपस में अटैच कर सकते हैं, इनको हम क्रॉस लिंकर कहते हैं। तो एक क्रॉस लिंकर या फिर मल्टीपल क्रॉस लिंकर मालिक्यूल जो है वो जब हम ऐड कर दें एंजाइम के साथ, तो वो एक एंजाइम को दूसरे एंजाइम के साथ लिंक कर दें। ऐसा मेथड क्रॉस लिंकिंग का लगेगा। ये जरा इंटेंस रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये डिफिकल्ट है कि किसी एक एंजाइम को एंजाइम के साथ क्रॉस लिंक कर दिया जाए। तो इसके से बेटर है कि एंजाइम को किसी कैरियर के साथ, किसी पॉलीमर के साथ क्रॉस लिंक कर दिया जाए। तो ये फिर एडजंक्ट टेक्निक बन जाती है कैरियर बाइंडिंग की स्टेबलाइजेशन के लिए। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, या इंट्रैपिंग एंजाइम में भी हम उनको स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा मेथड जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इंट्रैपिंग एंजाइम्स। इंट्रैपिंग से मुराद होता है कि किसी चीज के अंदर किसी चीज को होल्ड कर देना या उसको लोकलाइज कर देना। तो इंजाइम इंट्रैपिंग से मुराद है कि अगर हम इंजाइम को किसी एक मैट्रिक्स के अंदर या किसी एक मेम्ब्रेन के अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट को गुजरने देती है, बाकी इंजाइम उसमें से नहीं गुजर सकता, तो ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम किसी इंजाइम को लोकलाइज कर दें, उसको इंट्रैप करा दें, तो इस मेथड को इंट्रैपमेंट एंजाइम या इमोबिलाइजेशन बाय इंट्रैपिंग एंजाइम कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं। जब हमने पॉलीमर्स डिस्कस किए हुए थे तो पॉलीमर्स में हमने कहा था कि पॉलीमर्स जो हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि पॉलीमर्स पोरस इन नेचर होती है, पोरस इन नेचर, और वो कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बहुत से पॉलीमर जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
यानी कि उसको हम जेल कहते हैं, कि वो जेलिंग एबिलिटी रखते हैं। जेल बनाने की वजह से उनमें पोर्स बन जाते हैं और उनके अंदर स्पेसेस आ जाती हैं। वो स्पेस है जिसके ऊपर पोर डेवलप हो जाता है। तो पोर के आगे स्पेसिस, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। या जब हमने पॉलीमर्स डेवलप किए थे तो पॉलीमर्स में हमने एक मोनोमर की चेन को दूसरे मोनोमर की चेन के साथ अटैच किया, उनमें फिर चैनल्स बन जाते हैं। उनमें फिर चैनलिंग जो है वो उसको स्वेल करने में हेल्प देती है, तो स्वेलिंग एबिलिटी बन जाती है उसकी। तो ऐसे पॉलीमर्स जो कि फिर जिनके अंदर चैनल्स होते हैं, जिनके अंदर होल्स होते हैं, वो एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि उसको अगर हम उसके अंदर एंजाइम डाल दें तो एंजाइम फिर उनके अंदर, पहले सॉलिड में हम उनको ब्लेंड कर दें, फिर हम जब वाटर डालेंगे तो वो उनके अंदर जेल बन जाएगा, जेल बन के इंट्रैप, एंजाइम अंदर इंट्रैप हो जाएगा। तो इस बेसिस के ऊपर हम इनको कर सकते हैं। या फिर हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसमें हम पॉलीमर का कोट कर देते हैं ऑन अ कोर। कोर जो कि ड्रग हमारी होती थी और उसके ऊपर हम एक कोट कर देते हैं। तो अगर ये एंजाइम हमारा कोर है तो कोर के ऊपर हम अगर एक कोट कर दें तो कोटिंग मटेरियल उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, लेयर फॉर्मिंग, जो कि फिर सेमी परमिएबल होगी, क्योंकि एंजाइम हमने ऐसा यूज किया होगा जो कि वाटर को अलाउ करता है और सॉलिड कंटेंट्स को अलाउ नहीं करता। तो सॉल्यूशन में वाटर जो जिसको मर्जी लेके कैरी कर जाए, और इसके अलावा वो जो सॉलिड होंगे उनको वो कैरी नहीं कर सकता। तो इसको हम माइक्रोस्फीयर कहते हैं, माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म अगर हम अडॉप्ट कर लें तो इसको इंट्रैपिंग एंजाइम कहेंगे। तो मोस्ट रिनाउंडली दो तरह के मैकेनिज्म हैं जिनसे हम इंट्रैप करते हैं एंजाइम, एक जिसको हम मैट्रिक्स सिस्टम कहते हैं और एक जिसको हम ड्रॉपलेट या कह लें रेजर्वायर सिस्टम कहते हैं। तो मैट्रिक्स सिस्टम में हम लैटिस टाइप इंट्रैपमेंट कहते हैं, यानी कि लैटिस एक है जिसमें पॉलीमर नेटवर्क लाइक पॉलीमर है और उस नेटवर्क के अंदर हमने एंजाइम को इंट्रैप करा दिया है। ये एक्चुअली नेटवर्क जो है वो पोर होता है, वो उसमें पॉलीमर में ये स्पेस होती है, तो वो स्पेस के अंदर इंट्रैप हो जाता है, उसके ऊपर एक छोटा सा पोर भी होता है। तो इसको इंट्रैपिंग इन अ मैट्रिक्स कहते हैं, लैटिस इंट्रैपमेंट भी कहते हैं। और दूसरा जिसमें हम उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा देते हैं, इसको हम माइक्रो कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, तो लैटिस टाइप में फिर इंट्रैपमेंट है जो कि इंटरस्टेशियल स्पेसिस होती हैं इन वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। जो वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर में हाइड्रोफिलिक ग्रुप जहां जहां पे होते हैं, वो जब वाटर के साथ इन कांटेक्ट में आते हैं तो वो फिर स्वेल करना शुरू करते हैं, वो डिजोल्व होना शुरू होते हैं। डिजोल्व होकर वो स्वेल करा देते हैं उस पोर्शन को जिस पोर्शन में वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है। तो वो पोर्शन स्वेल करके जरा एक्सपैंड कर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट हाइड्रोफिलिक ग्रुप, और उसके अंदर वहां से एक पोर भी बन जाता है, वहां पे एक होल भी हो जाता है। तो ये जो स्वेल कर गया, जो स्पेस बन गई, इसको हम इंटरस्टेशियल स्पेसिस कहते हैं विद इन द वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। तो इसके अंदर अगर हम एंजाइम को इंट्रैप करा दें तो ये लैटिस टाइप ऑफ इंट्रैपमेंट कहलाएगी। तो पॉलीमर जो हम सिंथेटिकली यूज करते हैं उनमें हमने एक मशहूर पॉलीमर जिसको हम पॉलीअक्राइलमाइड कहते हैं। तो पॉलीअक्राइलमाइड जेल के नाम से आपने पढ़ा हुआ है। इसी तरह PVA आपने सुना हुआ है, पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो ये भी एक आपने लेयर्स बनाने के लिए यूज किया हुआ है। तो ये भी वैसे सॉलिड है, लेकिन जब वाटर में जाता है तो ये एक लेयर फॉर्मिंग पॉलीमर बन जाता है। पॉलीअक्राइलमाइड भी सॉलिड है, सॉलिड को जब आप वाटर में डालते हैं तो ये लेयर फॉर्मिंग एक पॉलीमर बन जाता है। यानी कि लेयर जो है वो लिपोफिलिक इन नेचर होती है, लेकिन उसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो होते हैं उसको जेलिंग एबिलिटी देते हैं और उसका एक लैटिस डेवलप करते हैं। वो लैटिस जो है उसमें फिर आप इंट्रैप करा सकते हैं इनको, एंजाइम्स को। इसके अलावा नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जैसे स्टार्च है, वो भी इसी तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसमें भी एंजाइम इंट्रैप कराए जा सकते हैं। सॉलिड के साथ ब्लेंड कर दिया जाएगा एंजाइम को और उसके बाद फिर वाटर के साथ सोक कर दिया जाएगा। तो एंजाइम जो है वो वाटर में डिस्पर्स होता है। तो इसी तरह से जब वो जितना पॉलीमर के अंदर प्रॉपरली डिस्पर्स होगा उतना पॉलीमर के अंदर इंट्रैप होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेथड भी है, यानी कि हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के मेथड पढ़ेंगे, उनमें से मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह माइक्रो कैप्सूल टाइप है, तो ये प्योरली माइक्रो कैप्सूल के मेथड के ऊपर बनता है। तो इसमें हमने इंट्रैप करना है एंजाइम को विद इन अ पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल अलाउ द वाटर टू मूव inside and outside of the microcapsule but will not allow the contents, mainly enzymes, to come out of that microcapsule. So at the end of the reaction we can separate the microcapsule. तो इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि एंजाइम जो हैं
वो क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें हीट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो जब हमने इंजाइम्स को किसी भी ऐसे रिएक्शन में प्रोसीड करना है, जो कि मैं आपको माइक्रो इंकैप्सुलेशन का रिएक्शन कह रहा हूँ, तो उसमें फिर हमें प्रोसीजर को बड़ा क्रिटिकली कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसमें क्रिटिकली कंट्रोल में, ताकि इंजाइम जो है हमारा वो डिग्रेड ना करे। अच्छा, तो इंट्रैपमेंट एंजाइम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देन द अदर मेथड जो कि हमने दो पढ़े हैं, पहले एक कैरियर बाइंडिंग और हमने सेपरेटली दूसरा पढ़ा है क्रॉस लिंकिंग। उनसे क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है? अच्छा, इसमें कैरियर बाइंडिंग का मेजर एडवांटेज ये है कि क्योंकि इंट्रैपिंग एंजाइम का मेजर एडवांटेज फ्रॉम कैरियर बाइंडिंग ये है या क्रॉस लिंकिंग ये है कि ये इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं बनना एंजाइम के साथ जिसने उसको कैरियर के साथ अटैच कराना है या किसी और एंजाइम के साथ अटैच कराना है। तो जब कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बनना जो कि कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड था इन अ कैरियर बाइंडिंग, और या क्रॉस लिंकिंग एजेंट ने क्रॉस लिंक किया था एंजाइम को विद एन अदर एंजाइम, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जब आप इसको मेम्ब्रेन के अंदर इनकैप्सुलेट कर दें या इसको आप मैट्रिक्स जेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें। तो ऐसा प्रोसेस ना होने की वजह से ये सुपीरियर टेक्निक है। हाँ, ये स्टेबिलिटी के लिए जरूर यूज किया जा सकता है, जो कि आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। दूसरा, फिर ये जब इंट्रैपिंग एंजाइम है तो एक जेल के अंदर आपने इंट्रैप कर देना है, तो जेल को जब भी आप यूज करेंगे, आप उसको प्रोडक्ट्स में डालेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स जो है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे और जेल रिकवरेबल है, आप जेल को दोबारा से उसमें से रिकवर कर लेंगे। यानी कि ये कॉलम है, जेल का कॉलम बना हुआ है, आप ऊपर से कॉलम में ये जेल डली हुई है जो कि एंजाइम है, ऊपर से आप प्रिपरेशन डाल रहे हैं और नीचे से आप उसको निकाली जा रहे हैं, तो जेल उस वहीं पे वहीं है, और वो प्रोडक्ट्स जो है रिएक्टेंट्स की ऐड करने से जो प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे से अटेन की जाती हैं। अच्छा, जो फिर माइक्रो एनकैप्सुलेशन की टेक्निक है उनमें फिर हमें पॉलीमराइजेशन टेक्निक भी यूज करनी पड़ती है। तो जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स हैं वो केमिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वो बहुत सीवियर होते हैं, तो उनसे फिर एंजाइम एक्टिविटी लॉस हुई। तो क्रॉस लिंकिंग में हमने ये यूज किए। अगर हम इंट्रैपिंग एंजाइम में जेल लाइक इंट्रैपमेंट कर रहे हैं तो उसमें तो हमने यूज नहीं करना, तो वो सुपीरियर है। लेकिन अगर हमने माइक्रो कैप्सूल टाइप बनाना है तो उसमें भी फिर हमें केमिकल पॉलीमराइजेशन का कोई रिएक्शन करना पड़ता है, तो वो सीवियर होता है, जिससे एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो सकती है। तो इसलिए फिर हमें केयरफुल सिलेक्शन करनी पड़ती है, सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए इन मोबिलाइजेशन की एंजाइम्स के, फिर हम उसको इंट्रैप करवा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये रिवीजन होगी जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है लास्ट ईयर। पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीमर्स पढ़ने के बाद हमने जो पहली एग्जांपल पढ़ी थी वो मैट्रिक्स सिस्टम और रेजर्वर सिस्टम, और दूसरी एग्जांपल हमने माइक्रो कैप्सूल की पढ़ी थी। तो वो उस माइक्रो कैप्सूल में से हम थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो जैसे आपने हमने कहा है कि हमने माइक्रो कैप्सूल बनाना है जिसके अंदर फिर इंजाइम्स को इंट्रैप कराना है, तो उसके लिए एक बेटर वे जो मेथड है वो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड कहलाता है। इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में आपको याद है कि हमने क्या किया था, हमने एक इमल्शन बनाई थी, यानी कि हमने एक एक्वस सोल्यूशन लिया, एक हमने ऑर्गेनिक सोल्यूशन लिया, हमने इन दोनों को ब्लेंड करके एक इमल्शन बना ली, फॉर एग्जांपल वाटर इन ऑयल इमल्शन बना ली। एक मोनोमर जो कि पॉलीमर बनाना है उसका एक मोनोमर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है, और एक मोनोमर जो है हमने वो वाटर के अंदर, हाइड्रोफिलिक मोनोमर है वो वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब वो आपस में दोनों मोनोमर हम इस इमल्शन में हैं, तो वो मोनोमर आपस में कब कंबाइन कर सकते हैं, जब वो एट इंटरफेस आएंगे, वो इंटरफेस पे पहुंचेंगे तो उस वक्त वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो उस वक्त अगर हम रिएक्शन कंडीशन इंड्यूस कर दें, यानी हम पॉलीमराइजेशन कंडीशन इंड्यूस कर दें, तो वो उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसके अंदर फिर हमारा एंजाइम होगा, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ऑर्गेनिक में अगर एंजाइम इंट्रैप है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वा सॉल्वेंट की इंटरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो और उसके सेंटर में वो एंजाइम इंट्रैप हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें तो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन टेक्निक जो है वो एंजाइम को इनक्लोज कर देती है इन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ पॉलीमर्स। उसमें हमने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है एंजाइम का और हाइड्रोफिलिक मोनोमर का, उसको हमने एमल्सिफाई कर देना है इन अ वाटर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमने एक मिक्सचर बनाया, मिक्सचर से मुराद अब सोल्यूशन नहीं है, मिक्सचर से मुराद ये उसमें डिस्पर्शन हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम एंजाइम कंपैटिबल होते हैं वाटर के अंदर, तो हमने उसके अंदर एंजाइम डाल लिए, उसमें एक हाइड्रोफिलिक पॉलीमोनोमर भी डाल दिया, इनको हमने ब्लेंड किया तो ये एक सस्पेंशन बन गई फॉर एग्जांपल।
इस सस्पेंशन को हमने एक वाटर इमिसिबल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक मोनोमर उसमें ऐड कर दिया, सेकंड मोनोमर कह लें जो, या फिर हमने कहा सेम हाइड्रोफिलिक मोनोमर, अगर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मिलके एक बनना है तो एक हाइड्रोफिलिक मोनोमर ही हमने ऐड कर दिया इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर बना हुआ है जिसमें भी एक मोनोमर है, और इस तरह एक्वस सॉल्वेंट इसमें भी एक मोनोमर है, और एंजाइम जो है वो एक्वस सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड है। इनको हमने इमल्सिफाई किया है, इमल्सिफाई करके हमने एक इमल्शन बना ली। तो जब हम फिर इस इमल्शन में जो इंटरफेस होगा उसके ऊपर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इंड्यूस करेंगे, तो दोनों मोनोमर जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और एक मोनोमर एक्वस सॉल्वेंट में, ये इंटरफेस के ऊपर आएंगे और यहाँ पे फिर इंटरफेस पे इनका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर फॉर एग्जांपल हमने डिस्पर्स किया हुआ था एक्वस में, तो हमने वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाई हुई है, तो जो एक कोट बनेगा वो वाटर के ड्रॉपलेट के ऊपर बनेगा। तो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर जो है वो डिस्पर्स थे हमारे एंजाइम, तो वो वाटर ड्रॉपलेट कंटेनिंग एन एंजाइम इंट्रैप हो जाएगा इन अ पॉलीमेरिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है। इसी तरह से एक और मेथड है जिसको हम लिक्विड ड्राइंग कहते हैं। लिक्विड ड्राइंग में हमने कहा कि हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में, लिक्विड ड्राइंग यानी जैसे सॉल्वेंट वेपोरेशन टेक्निक हमने पहले नेम से पढ़ी हुई है, तो ये वैसे ही है जैसे सॉल्वेंट वेपोरेशन टेक्निक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको सॉल्वेंट वेपोरेशन नहीं लिक्विड ड्राइंग कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई वैक्यूम यूज करते हैं, वैक्यूम यूज करके हम सॉल्वेंट्स को वेपोरेट करते हैं, तो उससे फिर हम इसको ड्राई कर देते हैं, प्रिपरेशन ड्राई कर दी जाती है, तो ये लिक्विड ड्राइंग कहलाता है। इसमें हमने क्या करना है, पॉलीमर को हमने डिसॉल्व करना है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें वो सॉल्युबल होता है, क्योंकि पॉलीमर हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो पॉलीमर को हमने डिसॉल्व कर लेना है इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस, और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉर्मली हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से लोअर है, तो हमने स्पेसिफिकली देख लेना है कि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो ले रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से लेसर है, यानी कि हम उसको वेपोरेट कर सके जब हमने इसको ड्राई करना है। फिर हमने इंजाइम का एक्वा सॉल्यूशन बनाया है जिसमें इंजाइम को हमने डिस्पर्स कर दिया है इन एन एक्वा सॉल्यूशन, और उसको फिर हमने डिस्पर्स कर दिया है इन दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू फॉर्म अ प्राइमरी इमल्शन। तो प्राइमरी इमल्शन जो कि वाटर इन ऑयल टाइप बन जाएगी, एक प्राइमरी इमल्शन हमने डेवलप करनी है। इस इमल्शन को अब हमने दोबारा एक एक्वस जो हमारा मीडिया है जिसमें हमने कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड भी ऐड किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जेलेटिन या सरफेक्टेंट्स या फिर पीवीए या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर हमने पीजी, ऐसा कोई मीडिया ऐड किया हुआ है इन एन एक्वस मीडिया, जो एक्वस फेज हम दोबारा ले रहे हैं। तो ये एक्वस मीडिया में जो चीजें मैंने आपको बोली हैं इनको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। तो हमने उसमें कुछ कोलाइड मटेरियल ऐड किए हुए हैं जो कोलाइडल स्ट्रक्चर बना देते हैं। कोलाइडल स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये वाटर उस वाटर की तरह का नहीं होगा जो वाटर इसमें पहले से इमल्सिफाइड है प्राइमरी इमल्शन की फॉर्म में, तो ये उसके साथ कंपैटिबल नहीं रहेगा, ये उसके साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो इसलिए ये एक सेकंड लेयर बनाना प्रेफर करेगा। तो हमने अब फर्स्ट इमल्शन को डिस्पर्स कर देना है इनटू जिसमें एक्वस ड्रॉपलेट्स हैं एंजाइम के, एंजाइम एक्वसली ड्रॉपलेट्स उस इमल्शन में है क्योंकि वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, उसको हमने डिस्पर्स कर देना है इनटू अ सेकंड एक्वस फेज कंटेनिंग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो जब हम उसमें एक इमल्सिफायर भी डाला हुआ है तो वो इमल्सिफायर क्या करेगा, वो इट्स दोनों को, जिसको आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्चुअली वो कंसीडर करेगा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिस्पर्स कर दिया गया इनटू एक्वस सॉल्वेंट, तो वो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ड्रॉपलेट्स बना देगा। तो वो क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं ऐड किया था हमने, वो प्राइमरी इमल्शन ऐड की थी, तो प्राइमरी इमल्शन इन दैट ड्रॉपलेट फॉर्म री इमल्सिफाई हो जाएगी इनटू दैट एक्वा सॉल्यूशन। तो ये एक इमल्शन बन जाएगी जो कि वाटर इन ऑयल इन वाटर होगी, एक्सटर्नल वाटर मीडिया होगा और सेंटर में हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। अब हम उसको वैक्यूम पंप यानी कि रोटरी इवेपोरेटर में डाल दें फॉर एग्जांपल, तो वैक्यूम पंप लगाएं और वैक्यूम से हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्योंकि पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन थी, पॉलीमर डिसॉल्व था, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट होते हुए क्या होगा, वो एक लेयर सॉलिड लेयर छोड़ना शुरू कर देगा। ऑर्गेनिक इवेपोरेट हो रहा है सॉलिड लेयर, तो एंजाइम कहाँ थे, एंजाइम सेंटर में थे बिल्कुल, यानी कि एक 3 लेयर्स हैं, बाहर वाली एक्वस लेयर है, उसके आगे ऑर्गेनिक लेयर है और उसके सेंटर में एक्वस लेयर है।
एक्वस में डिस्पर्स्ड वाटर था, डिस्पर्स्ड एंजाइम्स थे, उसके बाहर ऑर्गेनिक पॉलीमर डिसॉल्व लेयर थी और बाहर फिर प्रोटेक्टिव कोलाइड था। अब हमने ये सेंटर वाली लेयर जो है वो वेपरेट कर दी। जब हम सेंटर वाली लेयर वेपरेट कर देंगे तो वो उस जगह जो पॉलीमर होगा वो पॉलीमर उस ड्रॉपलेट के ऊपर, वाटर के ड्रॉपलेट के ऊपर फॉल करना शुरू हो जाएगा और वो एक लेयर बना लेगा जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। इस तरह से एंजाइम का माइक्रो कैप्सूल बन जाएगा। अच्छा, ये एक तीसरा मेथड जो कि इसके लिए है वो कंसर्वेशन कहलाता है, जिसको हम फेज सेपरेशन भी कहते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि हम अगर किसी भी एक जो हमारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कोई मटेरियल एग्जिस्ट करता है, उसको अगर हम ऐड कर दें, डिसॉल्व कर दें उसके अंदर किसी और मीडिया को, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, तो हम उसमें कोई एक चीज़ डाल दें, ऐसी चीज़ डाल दें जो कि उसकी सुपर सैचुरेशन लेवल से नीचे ले जाए। अगर हमने कोई ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में है सॉल्युबल और कोई एक्वस में है, इनका हमने इमल्सिफाई कर लिया है, एक इमल्शन बन गई है, तो इसके अंदर अब हम कोई एक ऐसा कोलाइडल मटेरियल ऐड कर दें, वो मटेरियल जो है वो उसको प्रेसिपिटेट कराने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो हमने ये फेज सेपरेशन जो है कंजर्वेशन पड़ी हुई है, एक्वस कंजर्वेशन, एक्वस में सिंपल और कम्प्लेक्स एक्वस कंजर्वेशन पड़ी हुई। तो ये मैंने कोलाइड्स की जो एग्जांपल दी वो आपको सिंपल, अगर एक कोलाइड यूज किया गया तो ये सिंपल एक्वस कंजर्वेशन है। अगर मल्टीपल कोलाइड्स यानी कि मल्टीपल चार्जेस आपने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं तो ये और कम्प्लेक्स एक्वस कंजर्वेशन होती है। इस तरह अगर आपने ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से की है, यानी कि उल्टा कर दिया प्रोसेस, ऑर्गेनिक एक्सटर्नल है और एक्वस इंटरनल है, तो फिर आप इसको ऑर्गेनिक कंजर्वेशन कहेंगे, फिर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से करते हैं। तो इसमें हमने पॉलीमर को डिसॉल्व करना होता है और उसके बाद हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और उसको प्रेसिपिटेट कर लेना होता है। तो डिसॉल्व किया पहले, यानी कि सॉलिड पॉलीमर को डिसॉल्व किया इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिक कंजर्वेशन की बात हो रही है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और फिर हमने उसको दोबारा से कोई मटेरियल डाला है उसमें जिसकी वजह से वो रीप्रेसिपिटेट हो गया, दोबारा सॉलिड बन गया, तो उसको रीप्रेसिपिटेट करते हैं, इसको फेज सेपरेशन कहते हैं। तो इसको किया जा सकता है, अगर हम ये ऑर्गेनिक कंजर्वेशन कह रहे थे तो ऑर्गेनिक कंजर्वेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर दूसरा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दें तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अफिनिटी ज्यादा हो टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन द डिसॉल्व्ड मटेरियल जो कि जिनकी अफिनिटी फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थी, तो वो उनके लिए इनसफिशिएंसी जनरेट होगी। तो वो इनसफिशिएंसी जनरेट होने के लिए ये होगा कि वो उसमें से पॉलीमर लीव कर देगा। तो पॉलीमर क्योंकि उसको डिसॉल्व नहीं करेगी और डिसॉल्व करने के लिए पॉलीमर के पास सॉल्वेंट नहीं होगा, तो पॉलीमर फिर लीव करना शुरू हो जाएगा। तो इस बेस के ऊपर हम पॉलीमर्स को ऑन एन एक्वस मीडिया जो कि उसके अंदर डिस्पर्स्ड होगा इमल्शन में, ऑर्गेनिक में एक एक्वस मीडिया डिस्पर्स्ड है जिसमें पॉलीमर, जिसमें एंजाइम्स इंट्रैप्ड हैं, और उसके ऊपर फिर ऑर्गेनिक के अंदर एक और ऑर्गेनिक डाल दिया गया। ये और ऑर्गेनिक जो है वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है पॉलीमर की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो कम कर देगी और वो फिर इस एक्वस मीडिया के ऊपर फॉल करना शुरू हो जाएगा और एक लेयर बनाना शुरू हो जाएगा। ये फिर माइक्रो कैप्सूल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ पुरानी टेक्निक्स थी जो कि हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स। तो हम कौन कौन से फील्ड में नॉर्मली एंजाइम्स को यूज कर रहे हैं कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम हमने किस वजह से किए हैं, ये मेजर उनमें से मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स नहीं दूंगा, आजकल तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मेजर एग्जांपल्स जो कि हम जिसके लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे जो मेजर एग्जांपल है वो हमारी मेडिसिन हैं जिनमें हम इनको यूज करते हैं। तो दो मेन कैटेगरीज हैं हमारे बायोरिएक्टर्स की जो बायोमेडिसिन में यूज होते हैं। उनमें एक बायोरिएक्टर जो है वो सस्पेंडेड ग्रोथ कॉज करता है और एक फिक्स्ड फिल्म कॉज करता है। तो बायोरिएक्टर्स की बेस के ऊपर हम बायोमेडिसिन बनाते हैं। तो बायोरिएक्टर्स में हमने जो दो तरह के बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं फॉर एक्चुअली बायोमेडिसिन, उनमें एक सस्पेंडेड ग्रोथ के ऊपर यूज किया जाता है, यानी कि उसमें ग्रोथ की जाती है, ब्रॉथ होता है, ब्रॉथ के अंदर ग्रो करवाया जाता है माइक्रोरिज्म को, जिसमें फिर एंजाइम होता है हमारा, वो एंजाइम जो इस एंजाइम को हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया होता है, उसमें कोड करना होता है, वो एंजाइम होता है। या फिर ये एक फिक्स्ड फिल्म बायोरिएक्टर होता है, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंजाइम ऐड किया जाता है। तो सस्पेंडेड ग्रोथ बायोरिएक्टर्स जिसमें एक बैच जो कि आपने जिसमें एंजाइम्स को एक्ट कराना है जिस प्रिपरेशन के ऊपर, वो होता है। फिर एक फ्लो रिएक्टर होता है जो कि प्लग फ्लो कहलाता है,
और एक कम्प्लीटली मिक्स्ड रिएक्टर होता है जहाँ पे इसका मिक्सचर बन जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम सस्पेंड कर देते हैं रिएक्टर के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रिएक्टर के अंदर फिर सस्पेंडेड होते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम फिर उसमें प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। रिएक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड है, रिएक्टर के अंदर आपके जो उसके अंदर फ्लो पैरामीटर हैं, एंजाइम फ्लो पैरामीटर्स हैं वो उसके अंदर हैं, और मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। तो जब आप उसमें से प्रोडक्ट को गुजारेंगे उस रिएक्टर के अंदर से, तो वो प्रोडक्ट्स उस एंजाइम के साथ रिएक्टेंट्स को गुजारेंगे, तो वो रिएक्टेंट्स उस एंजाइम्स के साथ जो कि सस्पेंडेड है इन फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उससे उन रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और वो नीचे से रिएक्टर के बाहर प्रोडक्ट्स में अटेन होना शुरू हो जाएंगे जिनको हम मेडिसिन कहेंगे। फिक्स्ड फिल्म बायोरिएक्टर में फिर एक फिक्स्ड बेड होता है, जैसे हमारा फ्लूइड बेड ग्रेनुलेटर होता है, तो उसमें सबसे नीचे हमने एक फिक्स्ड बेड लगाया होता है। तो वो बेड को फ्लूइडाइज किया जा सकता है या एयर के साथ उसको ट्रेवल कराया जा सकता है इनटू अ कॉलम, किसी एक ट्यूब के अंदर उनको मूव कराया जा सकता है, या उसको रोटेट कराया जा सकता है, रोटेटिंग मीडिया हो सकता है। तो कोई भी ऐसे फिक्स्ड फिल्म बायोरिएक्टर यूज किया जा सकता है। तो वो उनको इसमें फिक्स्ड फिल्म में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं विद इन द फिल्म, जो कि फिक्स्ड फिल्म होती है उसमें, और फिर हम इनको प्रोडक्ट्स वहां से अटेन करने के लिए हम इसको एयर ट्रैवल करा देते हैं, और एयर ट्रैवल करके ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस बेड से उड़ के, क्योंकि रिएक्टर्स वो नहीं उड़ सकते, इस स्पीड के साथ हम एयर फ्लो करवाते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म है उसका, जो कि हम फ्लूइड बेड ग्रेनुलेटर में कहते हैं या हम स्प्रे ड्राइंग में कहते हैं। तो उसमें हम उन सिर्फ प्रोडक्ट्स को, उन बेड के पार्टिकल्स को एयर ट्रैवल करवाते हैं जिन पार्टिकल्स को वो एयर ट्रैवल करा सकती है, यानी कि वो उसके साइज के हैं। तो वो रिएक्टेंट उसके साइज के नहीं है, प्रोडक्ट्स उसके साइज के हैं, तो प्रोडक्ट्स को वो ट्रैवल करवा देगा वहां से अगले फेज में। तो ये बायो मेडिसिन में हम जिसको बायो रीमेडिकेशन कहते हैं, तो बायो रीमेडिकेशन में हम यूज करते हैं एंजाइम्स को। अच्छा, एक और मेथड जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, वो जब हम सैंपल लेते हैं किसी भी एथलीट का या किसी प्लेयर का, तो हम देखते हैं कि उसने कोई ऐसी मटेरियल यूज तो नहीं किया हुआ जो प्रोहिबिटेड है। तो वो जो हम चेक करते हैं वो एंजाइम्स के साथ करते हैं, वो एंजाइम एक्टिविटी से चेक किया जाता है। तो एंजाइम्स एक्चुअली हम देते हैं, तो वो फिर उसमें रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमें फिर बता देता है। तो उसमें से एक मेथड जो है वो हीरोइन और उसके मेटाबोलाइट्स हैं, इनको चेक करना किसी भी पर्सन के ब्लड के अंदर, कि वो ब्लड में उसने ऐसा कोई मटेरियल यूज तो नहीं किया हुआ जैसे कि हीरोइन या उसका कोई मेटाबोलाइट यूज नहीं किया हुआ। तो ये जो है ये इलीगल है, क्योंकि हीरोइन को रखना इलीगल है। तो हीरोइन को लोगों ने बॉडी के अंदर ऐसे सिया भी होता है, उसको ट्रैप किया होता है, तो लेकिन वो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है, या वो बॉडी का सैंपल लें स्किन का, तो स्किन के अंदर आना शुरू हो जाता है, उसके मेटाबोलाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें उसको डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हीरोइन जो है वो वाकई ट्रांसपोर्ट तो नहीं की जा रही किसी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। तो हीरोइन की फॉर्म में या उसके किसी मेटाबोलाइट की फॉर्म में लोग नॉर्मली फिर उसके मेटाबोलाइट्स लेते हैं, ताकि मेटाबोलाइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई ना हो सकें। तो जो यूएसए का एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज है, NIDA कहलाता है, उसने एक लिमिट रखी हुई है कि यूरिन एनालिसिस अगर करना है तो यूरिन एनालिसिस में मॉर्फिन जो है वो 0.1 मिलीग्राम पर ml हो, तो वो लोअर लिमिट है, वो सैंपल पास कर दिया जाता है। यानी कि उसने कोई ऐसे ही ड्रग यूज नहीं की, ये सिंपली किसी एक्सपोजर से आ सकती है। लेकिन अगर वो 1.1 मिलीग्राम पर ml या इससे ज्यादा, यानी कि इससे कम हो, तो वो सैंपल क्लियर है। अगर 0.1 मिलीग्राम पर ml या इससे ज्यादा उसके एनालिसिस में आ जाती है, तो पर्सन को देखा जाता है कि उसने ये मॉर्फिन एक्चुअली यूज की है, तो वो मॉर्फिन रिसेंट पास्ट में है। ये एनालिसिस जो होता है वो देता है कि कितने 30 दिन के तक यूज की हो, या 15 दिन तक यूज की हो, 20 दिन तक यूज की थी। तो फिर वो इसमें आ जाता है जब हम इसको एंजाइम बेस्ड डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तो अगर हमने कहा कि एक मॉर्फिन का लेवल 0.05 मिलीग्राम पर ml से कम है, तो इसका मतलब है वो उसने लिया है, फॉर एग्जांपल उसने 0.05 मिलीग्राम पर ml से कम वैल्यू की मॉर्फिन उसने एडमिनिस्टर की है,
तो वो 1 महीने बाद या 10 दिन बाद 0.1 मिलीग्राम पर ml एक्सप्रेसिव होगा इन द यूरिन, क्योंकि यूरिन में कोगुलेट करता रहेगा और यूरिन के अंदर फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो अटैच कर देती है, और फिर एक बार जब वो अटैचमेंट खत्म होती है तो फिर वो बाहर आती है। तो इस तरह फिर डिटेक्शन लिमिट जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है जब आप एनालिसिस करते हैं एक सिंपली यूरिन एनालिसिस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर लेवल पे उसका ब्लड लें, उसके ब्लड में जितनी हीरोइन एग्जिस्ट करती है उस ब्लड को, या उसके ब्लड में जितनी मॉर्फिन एग्जिस्ट करती है उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए फिर हम इंजाइम्स को यूज़ करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर तो वो मॉर्फिन या हीरोइन या कोई भी उसका डेरिवेटिव हुआ तो वो उस इंजाइम, जो इंजाइम प्रेजेंट है उनको मेटाबोलाइज करने के लिए, वो इंजाइम उनको मेटाबोलाइज कर देगा, और मेटाबोलाइज जो क्रोमोफोर उसके अंदर ऐड होगा वो कलर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो वो कलर फॉर मॉर्फिन डिफरेंट होगा, क्रोमोफोर का फॉर हीरोइन डिफरेंट होगा, 5HA जो है वो डिफरेंट होगा। इस तरह डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं MDHA वो सारे उनके लिए डिफरेंट होगा कलर, तो वो कलर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो UV से चेक की जा सकती है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर इंजाइम वो मॉर्फिन या उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो फिर ये जिसको हमने कहा कि वो नॉर्मली इतनी लिमिट उसने ली हो और वो एक्सपोजर से आ जाए फिर भी वो इतना एक्सप्रेसिव होता है यूरिन के अंदर, तो इसलिए एक रिलायबल ये सेंसिटिव टेस्ट की ज़रूरत थी, जो कि बहुत लोअर लेवल 0.1 मिलीग्राम से कम भी अगर उसने खुद एडमिनिस्टर की है वो डिटेक्ट कर सके, सिर्फ एक्सपोजर वाली उसके यूरिन में डिटेक्ट ना हो। तो इसके लिए फिर इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स को हमने यूज़ किया है जो कि हीरोइन और मॉर्फिन के साथ रिएक्ट करते हैं और वो कलर क्रीमोफोर कलर प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक एंजाइम की एग्जांपल ये है कि जैसे एसिटाइल मॉर्फिन कार्बोक्सी एस्ट्रेज, तो ये AMCE लिखा जाता है, एसिटाइल फॉर A, मॉर्फिन M और कार्बोक्सी C और एस्ट्रेज ये E, AMCE। तो एक दो एंजाइम है जिनमें से एक जो है वो एसिटाइल मॉर्फिन कार्बोक्सी एस्ट्रेज है और दूसरा मॉर्फिन डिहाइड्रोजिनेज है, MDH कहा जाता है। इनको हमने बैक्टीरिया से एक्चुअली आइसोलेट किया हुआ है क्योंकि बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करते हैं। तो इनको हमने फिर यूज करना है डिटेक्ट करने के लिए हीरोइन, क्योंकि हीरोइन को वो मॉर्फिन में डिग्रेड कर देगा जो AMCE है। ये इसका पर्पस है कि इसने हीरोइन को मॉर्फिन में कन्वर्ट करना है। और MDH ऑक्सीडेजेस जो हैं यानी कि डिहाइड्रोजिनेजेस जो है MDH वो ऑक्सीडाइज करते हैं मॉर्फिन को टू मॉर्फिनोन। तो अगर एक पेशेंट ने, किसी पर्सन ने हीरोइन यूज की है या उसने मॉर्फिन यूज किया तो ये दोनों एंजाइम बता देंगे उसको डिग्रेड करके, यानी कि अगर उसने हीरोइन यूज किया है तो AMCE जो है उसको पहले मॉर्फिन में कन्वर्ट करेगा और फिर MDH जो है उस मॉर्फिन को ऑक्सीडाइज करके मॉर्फिनोन में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे आप उसके किसी भी प्रिकर्सर यानी कि हीरोइन से मॉर्फिन तक, मॉर्फिन से हीरोइन तक जितने भी प्रिकर्सर्स हैं वो सारे प्रिकर्सर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फिन एक पॉपी प्लांट है उससे लिया है तो उससे हमने फिर बनाए हुए हैं सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो कि हीरोइन कहलाते हैं। तो वो हीरोइन को मॉर्फिन में, मॉर्फिन को मॉर्फिनोन में कन्वर्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने कौन सा एक्चुअली प्रोडक्ट यूज किया। अगर दोनों एंजाइम यूज हुए इसका मतलब है उसने मॉर्फिन की कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज की है, और अगर वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फिन आइडेंटिफाई होती है तो उसने डायरेक्टली मॉर्फिन ली हुई है। तो रिएक्शन जो है वो यूज होते हैं हीरोइन को नॉर्मली, क्योंकि आजकल मॉर्फिन तो नहीं इतनी अब्यूज होती, उसकी प्रोडक्ट्स जो कि हीरोइन है वही अब्यूज होती है। तो वो हीरोइन फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं जब हम ये दो रिएक्शन को कपल करते हैं, यानी कि हम AMCE जिससे हीरोइन के जो इतने भी प्रिकर्सर हैं वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाए, और MDH जिससे वो जो मॉर्फिन है वो मॉर्फिनोन में कन्वर्ट हो जाए। और मॉर्फिनोन जो है उसको हम किसी क्रोमोफोर के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कलर प्रोड्यूस कर सकता है। जितना मॉर्फिनोन बढ़ता जाएगा उतना फिर कलर भी इंटेंस होता जाएगा। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इसके ब्लड में वो सैंपल है या नहीं। तो आजकल फिर एथलीट्स को इसी तरह से सेंसर किया जाता है।
इसी तरह से फिर उनको हम चेक करते हैं कि उन्होंने कोई इलीगल ड्रग यूज तो नहीं की हुई, या किसी भी एक्सपोर्ट में कोई पेशेंट या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जा रही जिसको ब्लड को वहां जाके यूज किया जाएगा, यानी कि उस बंदे को एक्सपोर्ट किया जा रहा है या किसी एनिमल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिसमें ये प्रिकर्सर्स हैं और उसको फिर यूज किया जाएगा आगे जाके। तो इसको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं, और चेक करने से फिर हम उनको यानी कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ये कोई दो मैंने आपको मेजर एग्जांपल दी। इसके अलावा जैसे लैक्टोज ब्लड में उसमें से मिल्क में से हमने निकालना है तो लैक्टोज हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो इमोबिलाइज्ड है तो मिल्क को हम उस एंजाइम के ऊपर से गुजार देते हैं। तो वो एंजाइम जो है वो उसको मिल्क में से लैक्टोज को हाइड्रोजिनेज कर देता है, लैक्टोज जो है वो उसमें से मेटाबोलाइज हो जाता है और आगे जो है वो स्किम्ड मिल्क बन जाता है, जो आगे मिल्क आ जाता है। तो वो मिल्क फिर हम यूज करवा सकते हैं उन पेशेंट को जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक था जो कि मोबिलाइज एंजाइम्स का है। इसके बाद हम एक दूसरी एग्जांपल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, वो हम डिस्कस करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।